बच्चे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप लोगों का स्वागत है। और जो ये प्रश्न बता रहे थे, ये सब प्रश्न जितने हैं सब आपको परीक्षा उपयोगी हैं और कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में बने रहते हैं। उसी को हम आपको बताना है। कुछ आप लोगों को उधर पढ़ाए हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करा दें कि कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जगहों जगहों से। अब देखिए, ये है 18 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है जैव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को तो आप लोग जानते हैं कि जैव विकास को बताने के लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया उसका नाम था लैमार्क, फ्रांस का वैज्ञानिक। इन्होंने जैव विकास के विषय में बताया और इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और जब वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो धीरे धीरे उस जीवों के लक्षण बदलते जाते हैं और बहुत लंबा समय जब बीत जाता है तो वह लक्षण बदलते बदलते वह नई जीव जातियों का विकास हो जाता है। दूसरे लक्षण वाले उसमें जीव जातियां बनने लगती हैं और आगे जैव विकास होता रहता है। इन्होंने कहा कि कोई भी जीव जिस अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित करता है उसको उपार्जित लक्षण कहते हैं और यह वंशागत होते होते जब कई पीढ़ियों में जाती हैं तो यह पूर्वज जो होते हैं बाद वाले पहले पूर्वज से इतना भिन्न हो जाते हैं कि यह एक नई प्रजाति में बदल जाते हैं। इस तरह से प्रकृति में एवोल्यूशन और विकास का कार्य चलता रहता है। तो इसको विकास के कार्यों को सबसे पहले बताए लैमार्क और लैमार्क के बाद तब आए ये चार्ल्स डार्विन। ये भी विकास से संबंधित हैं, जैव विकास का। और न्यूटन तो फिजिक्स से संबंधित हैं, अपना जो गज के नियम बताए थे। आइंस्टीन भी जो है द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को बताए थे। तो ये फिजिक्स की बात है। तो इस 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका होगा डी नंबर, लैमार्क। क्या होगा? लैमार्क। 19 नंबर का सवाल है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका उत्तर है ह्यूगो डी ब्रीज, डी नंबर। इनके विषय में थोड़ी जान लीजिए। ये बताए कि प्रकृति में जीव का जो जीव जातियां नई बनती हैं तो जो नई जातियां प्रकृति में बनती रहती हैं वो एकाएक आकस्मिक लक्षण बदलने से नई जीव जाति में परिणित हो जाती हैं और जिनके कारण एकाएक लक्षण बदल जाता है, आकस्मिक बदल जाता है लक्षण, उसको कहते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो इन्होंने म्यूटेशन को अपने अंदर रखते हुए जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किए। ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। तो ये बच्चे 19 नंबर का सवाल, ये डी नंबर सही हो। अब देखिए 20 वाले में आइए। 20 वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। एक तरफ जो है ये सिद्धांत हैं और इस सिद्धांत को प्रिस्क्राइब्ड करने वाले कौन? वैज्ञानिक हैं। तो ये है सूची 1 में वैज्ञानिकों का नाम। ये है उनके द्वारा दी गई थियरी है। अब देखिए
ये ए बी सी डी ये 4 विकल्प दिया है और ऐसे कह रहा है, बताइए ए का 3 सही है कि बी का 4 सही है कि सी का 1 सही है कि डी का 2 सही है। इस तरह से कि ए का 4 सही है कि ए का 3 सही है कि ए का 1 सही है कि डी का 2 सही है। अगर इस तरह से होगा तो विकल्प नंबर बी सही होगा, सी होगा, डी होगा। इस तरह से है, ये क्लियर करना है। तो इसको पकड़ते हैं हम। ये उत्परिवर्तन, इसको कहते हैं म्यूटेशन। उत्परिवर्तन को जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। तो ए का कौन सा होगा? ए का 4 होगा। तो यहां ए का 4 देखिए, ए का 4 है यहां। एक ए में कोई और 4 नहीं है। तो आप जान लीजिए केवल एक ही आप जान गए तब भी ये पकड़ में आ गया, क्योंकि ए का और 4 नहीं है इसमें। एकदम कंफर्म है कि ए का 4 सही है, ए का 4 सही है, ये कंफर्म है। तो जब ये कंफर्म हो गया कि ए का 4 सही है तो आप ये जान लीजिए कि ये ए का 4 यानी यह बी एकदम बिल्कुल सही है। आप दूसरे को और मिलाना चाहते हैं तो ए का 4 आप फिर बी का 3, ये बी है, विकास का सिद्धांत, इसका जो है 3 हो गया। फिर एक एंजाइम, एक जीन, एक एंजाइम की परिकल्पना। फिर देखिए यहां बी वाले में सी का 1, ये सी है, इसका 1 हो गया, 1 हो गया बीडल और टैटम, बीडल और टैटम। और डी का हो गया, डी का हो गया ये 2। तो ये डी का ऑपरान अवधारणा, ये हो गया जैकब और मोनाड। तो ये इसमें ये कौन सही होगा? इसमें सही होगा बी। आप ये इसमें आपका सही होगा बी, ये आपका सही हो जाएगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं। यह है 21-22 नंबर। 21 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। इस समय आधुनिक मनुष्य, ये हम लोग तो वर्तमान मानव, हमारे पहले आधुनिक मनुष्य थे। हाँ, आधुनिक मानव। और आधुनिक मानव के पहले वैज्ञानिक मत के अनुसार जो मानव उसके पहले लगातार नजदीक में थे उसका नाम था क्रो-मैग्नान मानव। तो क्रो-मैग्नान मानव, उसके बाद क्रो-मैग्नान मानव के बाद फिर आपका आधुनिक मानव, और आधुनिक मानव के बाद ये वर्तमान मानव हम लोग हैं। और कह रहा है कि आधुनिक मानव के पहले मैंने उसके पूर्वज कौन थे? तो ये होगा बी नंबर, क्रो-मैग्नान मानव। तो इसका उत्तर होगा बी। अब देखिए ये 22 नंबर कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह सबसे पुराना जीवाश्म है और इसमें पक्षी और सरीसृप 2 का लक्षण मिलता है। ये आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म इंग्लैंड के संग्रहालय में ये रखा हुआ है, ये आर्कियोप्टेरिक्स। और इसमें किसका लक्षण होता है? सरीसृप और पक्षी का 2 का लक्षण एक साथ कनेक्ट होता है। तो ये दोनों का कनेक्टिंग लिंक ये जानवर कहलाता है। इसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। तो इसका उत्तर होगा 22 का उत्तर होगा बी नंबर। बाकी ये नहीं, इनका कॉम्बिनेशन से कोई मतलब इसका नहीं है। ये दो आपको भ्रमित करने के लिए सारी चीज़ें हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसकी चर्चा कर दिया जाए।
तो आप जान लीजिए सरीसृप और पक्षी का लक्षण इसमें विद्यमान होता है। अब देखिए, डायनासोर थे, ये है सीनोजोइक सरीसृप, मीसोजोइक पक्षी, पोलियोजोइक एम्फीबिया, मीसोजोइक सरीसृप। पहले तो डायनासोर क्या थे, इनको हमको समझना है। तो डायनासोर जो थे वो सरीसृप में आते थे। तो सरीसृप में आते थे तो सरीसृप एक ये है और एक ये है। अब दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल खारिज हो गया। दोनों सी और बी आपका खारिज हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। चूंकि डायनासोर सरीसृप हैं, तो सरीसृप में देखा जाए तो दो ही विकल्प है, एक है डी है। अब देखिए, ये जो काल है ये कई हजारों करोड़ों का काल है, 4-5 काल हैं। ये जो है, ये कालों को एक काल्पनिक ढंग से हम इस कालों को वैज्ञानिक रूप दिए। तो ये जो है ये काल है। इस तरह से काल में जब देखा जाए तो डायनासोर की जातियां जो बहुत ज़्यादा थीं वह मीसोजोइक महाकल्प में थी। कई हजार करोड़ों का, अरबों का ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये। और इसको महाकल्प में विभाजित करके हम बहुत पुरानी जीवधारियों के विषय में ज्ञान करते हैं अपनी। तो उसी तरह से है। तो एक महाकल्प है मीसोजोइक महाकल्प, तीसरे चौथे नंबर पर आता है ऊपर से। इसी में सरीसृप थे। तो डायनासोर थे, मीसोजोइक सरीसृप थे। ये डी नंबर सही होगा इसका। अब देखिए, यहां वही बात यहां कर दिया है, थोड़ा सा बदल कर है। यह युग कर दिया है, लिख दिया है। तो यह डायनासोर जो है लिखा है, डायनासोर रहे पैलियोजोइक युग में, सीनोजोइक युग में, मीसोजोइक युग में और प्लाइस्टोसीन युग में। यहीं से ले लीजिए, डायनासोर जातियां मीसोजोइक युग में थी। तो ये उत्तर होगा सी। 25 नंबर है, कह रहा है जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है। कह रहा है कि वैज्ञानिक जो है पौधे की जातियां और जंतुओं की जातियों को बहुत बड़े पैमाने पर खोजा है। यहां तक फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ढूंढ निकाला है और पहचान कर लिया और उसकी पहचान भी किया है। अब संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। ये जितने जीव जातियां हैं, चाहे पादप की हों चाहे जंतु की, कुल हम आपसे बता रहे हैं 18.5 लाख के करीबी जातियां हैं। और इन जातियों में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा संख्या किस वर्ग में है इसमें। तो अब तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये क्वेश्चन, ये जो है आईएएस का क्वेश्चन है। इसको जब तक किसी आदमी का कॉन्सेप्ट पूरा जीवों पर नहीं है, वह व्यक्ति इसको बताने में असमर्थ होगा इसको। अब देखिए, कह रहा है कौकों का, पादपों का,
कीटों का, जीवाणुओं का। इसमें देखने पर, इस सब में देखने पर कौकों की जातियां कोई बहुत ज्यादा नहीं, पादपों की जातियां हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पादपों की जातियों भी बहुत ज्यादा नहीं। जीवाणु की जातियां भी इस पादपे के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है, तो ये भी इसी में सम्मिलित हो जाता है। फिर भी इन दोनों के सम्मिलित होने के बावजूद भी ये कीटों की जातियां सबसे अधिक हैं इसमें। एक बहुत बड़ा फाइलम है, उसका नाम है, सबसे जो जंतुओं में जो सबसे बड़ा फाइलम है संख्या के दृष्टिकोण से, उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में एक इंसेक्टा क्लास होता है, और उस इंसेक्टा क्लास में सबसे ज्यादा जो जीव जंतु की जातियां रखी गई हैं, यह जातियां जो कीटों की हैं, यह बहुत सफल जातियां हैं। यह जल में, थल में, नभ में, सब जगह ये दिखती हैं ये। इस कारण से इनकी काउंटिंग करने पर सबसे अधिक हो जाती हैं ये जातियां। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, कीटों की जातियां सबसे अधिक हैं। अब देखिए, अब एक प्रश्न 26 है, गर्म रुधिर वाले जंतु में वे होते हैं जो अपने शरीर के ताप क्रम को, दो जंतु होता है, एक होता है ठंडे रक्त वाला, हैं, एक होता है गर्म रक्त वाला। एक वार्म ब्लडेड होता है, एक कोल्ड ब्लडेड होता है। तो ठंडे रक्त वाले, रुधिर वाले जो जंतु होते हैं, वो उनका वातावरण के अनुसार उनका टेम्परेचर बदलता है, लेकिन गर्म वाले जो होते हैं उनका नहीं बदलता है। जैसे गर्म वाले में हम लोग कूदीजे हैं, हम लोग गर्म ब्लडेड के, हम लोगों का तापमान बराबर रहता है। लेकिन छिपकली हुआ, मेढक हुआ, इनकी जातियों में वातावरण के अनुसार इनके शरीर का तापमान बदल जाता है, लेकिन हम लोगों के शरीर का तापमान नहीं बदलता। हम लोग वार्म ब्लडेड में आते हैं, हम लोग समतापी में हैं। मेढक और जो वो छिपकली वगैरह होती है वो असमतापी में आती हैं, वो कोल्ड ब्लडेड है। आइए हम लोग गर्म ब्लडेड के। तो आप देखिए हम लोगों का तापमान हमेशा बराबर रहता है। तो देखिए क्या कह रहा है, वातावरण के तापमान से नीचा रखते हैं, मैंने अपने शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से नीचा रखते हैं, एक ये है, ये भी गलत होगा। वातावरण के तापमान से ऊंचा रखते हैं, ये भी गलत है। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यही बात सही है। वातावरण कुछ भी हो लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता है गर्म रुधिर वाले व्यक्तियों पर, तो ये होगा सी नंबर का सही। वातावरण के तापमान को बराबर बनाए रखते हैं, ये गलत है। वातावरण के तापमान को कहाँ शरीर का तापमान बनाएगा बराबर, तो ये जो है आपको सी नंबर सही होगा। इसका उत्तर होगा सी आपका। अब देखिए ये 27 नंबर का है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। अब देखिए, वेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है। तो इसमें जो है आप लोग जानते होंगे प्रशांत महासागर में वेल मछली नहीं बल्कि वेल स्तनधारी यहाँ होना चाहिए। तो प्रिंटेड में थोड़ा सा गड़बड़ी आ भी सकती है। वेल स्तनधारी ये सबसे बड़ा ये होगा, इसका नंबर होगा ए नंबर, इसका उत्तर। ये 27 हो गया। हाँ 28 नंबर, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। तो वेल जो होती है वह स्तनपायी में आता है। शरीर पर बाल, स्तनपायी का लक्षण होता है शरीर पर बाल होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, बच्चे देते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो ये होगा आपका उत्तर बी। यह है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। ऐसा है ना कि जब मैमेलिया का जब डेवलपमेंट हुआ
जैसे मैमेलिया में हम लोग आते हैं, तो मैमेलिया का जो डेवलपमेंट हुआ है मैमेलिया क्लास का, जिसका लक्षण होता है शरीर पर बाल होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, बच्चे देते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो मैमेलिया का जो डेवलपमेंट हुआ है वो थोड़ा सा पहले हुआ है। जो मैमेलिया का डेवलपमेंट हुआ उसके थोड़ा सा पहले के जो जीव हैं, अभी मैमेलिया का आधा लक्षण रखते हुए अंडा देते थे। उस तरह के जीव में देखा जाए तो आएगा आपका एकिडना, ये कंगारू, व्हेल और ये शाही, ये तो बच्चे देते हैं। लेकिन ऐसा स्तनधारी जो अंडा कौन देता है, तो इसमें होगा एक ये किडना, एकिडना उत्तर होगा, ए नंबर सही होगा इसका। अब देखिए, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। पक्षी वर्ग स्तनधारी वर्ग दो इसमें है। तो कौवा पक्षी वर्ग में है, तोता पक्षी वर्ग में आता है, चील पक्षी वर्ग में आते हैं। लेकिन चमगादड़ उड़ती तो जरूर है, लेकिन वो हम ही लोगों के वर्ग में आती है, स्तनधारी में। तो कह रहा है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो ये होगा चमगादड़। और चमगादड़ अगर वर्ग की बात है तो चमगादड़ स्तनधारी में आता है। ये तीनों बी, सी और डी ये पक्षी वर्ग में आते हैं। 31 नंबर है, ये डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। डॉल्फिन एक गंगा जल में पाई जाने वाली एक, सही पूछिए तो एक मछली है, लेकिन मछली वर्ग में वो नहीं आती। वह स्तनधारी है, उनकी दोनों आंखें अंधी है और उसको जगह जगह पर कहीं कहीं सूंस लोग कहते हैं। इनका वर्गीकृत स्तनधारी में है, मछली में नहीं है ये। तो आप देख लीजिए, मत्स्य में, मछली में नहीं आएगा ये, सरीसृप में भी नहीं आएगा, उभयचर में भी नहीं आएगा ये डॉल्फिन। किस में आएगा? डी नंबर स्तनधारी में आता है। आगे चलते हैं। 32 एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया का अर्थ होता है ऐसे जंतु जो जल और स्थल भाग पर निवास करते हैं, वो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। अब देखिए कौन एम्फीबिया वर्ग में आता है। बहुत तेज से चलने वाले नावों को, केवल जल में ही रह कर सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल और एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले होते हैं। तो हमने बताया जल और स्थल भाग पर होने वाले जो है, जो होते हैं, जो जीव होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है एम्फीबिया, जल और स्थल। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए इसमें कौन सा होगा? ये नहीं होगा, केवल जल में नहीं होगा। ये जो है क्या होगा? ये भी नहीं, स्थल भाग पर केवल नहीं, जल और स्थल दोनों भाग पर। इसका उत्तर होगा डी, उत्तर होगा डी। अब देखिए एक और सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगुटान। ये ओरंगुटान हुआ, गोरिल्ला हुआ, चिंपैंजी हुआ, समझ रहे हैं, गिब्बन हुआ, ये सब कॉपी है। ये लंगूर जो है बंदर है, इस बंदर से अधिक शरीर विकसित है तीनों का। इसका भी इस लंगूर से अधिक शरीर इसका विकसित है, इसका विकसित है, इसका विकसित है। आई तीनों कॉपी है। ये भी कॉपी है, ए नंबर कॉपी, बी नंबर कॉपी, डी नंबर कॉपी। ये कॉपी नहीं है, लंगूर बंदर है। तो कह रहा है कौन कॉपी नहीं है? तो उत्तर होगा सी नंबर। आगे चलते हैं। जुगनू होता है एक मोलस्का, कीट, क्रीम, सूत्री क्रीम। 4 विकल्प है। मोलस्का में घोघा वगैरह आते हैं, क्रीम में जो पेट के कीड़े होते हैं वो सब अधिकतर आते हैं, सूत्री क्रीम में जो पेट के पतले कीड़े होते हैं वो आते हैं, और कीट वर्ग में ये जुगनू आता है। यह जो है फास्फोरस छोड़ता है अपने शरीर से, और फास्फोरस हवा के संपर्क में आने पर जलने लगता है, तो इससे प्रकाश आने लगता है।
ये है 35 नंबर। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर। छिपकली का रेड कलर में होता है, घरेलू खटमल का भी रेड कलर में होता है। मच्छर का तो पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन तिलचट्टा की गारंटी है, तो उत्तर होगा बी नंबर। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो मच्छर पर भी मारा जा सकता है, क्योंकि मच्छर आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं। इनकी शरीर का जो रक्त होता है लाल, क्या इसके शरीर का भी रंगहीन होता है। लेकिन कह रहा है कि इसका रक्त सफेद होता है, तो सफेद की बात करेंगे तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, तिलचट्टा। तो ये हो गया 34 35। आगे नंबर चलते हैं। 36 नंबर। जब चींटियां काटती हैं तो वह अंत क्षेपित करती हैं। क्या करती हैं? ग्लेसन, एसिटिक अम्ल, मेथेनाल, फार्मिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल। ये देखिए, जो लाल चींटी होती हैं ये काटती हैं, तो इनके अंदर जो विष होती है उसका नाम है फार्मिक अम्ल। तो चींटियां काटती हैं तो फार्मिक अम्ल छोड़ देती हैं, तो वहाँ दर्द होने लगता है। तो फार्मिक अम्ल के कारण जो है, ये फार्मिक अम्ल ही चींटियां अंतःक्षेपित करती हैं जहाँ काटती है। तो ये फार्मिक अम्ल सही होगा, ये सब गलत है यहाँ पे। 27 नंबर है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? इसमें रात्रिचर, दिनचर, जिनको रात में दिखाई देता है और रात में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, घूमते हैं, और जिनको दिन में दिखाई देता है वो दिन में करते हैं, अपने अपने सुविधा के अनुसार। इसमें देखा जाए तो इसमें 3 नाम है: घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गौरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो देखिए, कह रहा है रात्रि में ना, कौन रात्रिचर है रात्रि में? तो देखिए, ये तो दिन है, इसका भी दिन है, इसका भी दिन है, तो कोई सवाल नहीं, खत्म हो गया। रात्रि देखना है। मच्छर रात्रि वाला है, चमगादड़ रात्रि वाला है, उल्लू भी है रात्रि वाला, तो ये बी नंबर सही होगा। ये गौरैया में रात्रि होगा, ये दिन होगा, दिन होगा, फिर रात्रि होगा, लेकिन ये रात्रि नहीं है, दिन में भी है। तो इस तरह से आपका उत्तर इसमें होगा, आपको बी नंबर इसका उत्तर होगा, ये वाला। अब देखिए, सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समांग हैं? मछलियों के विद्युत अंग के अनुसार। रे मछलियों के देश, स्तनियों की वसा ग्रंथियां, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। तो इसमें जो है सर्पों का जो विष ग्रंथियां हैं, वो जो सेलेब्री ग्लैंड होता है, वो सेलेब्री ग्लैंड का ही रूपांतरित है लार ग्रंथियों का। तो इसका उत्तर आपको डी होगा। 39 नंबर है। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? अधिपादपीय, लवणोद्भिद, मरुद्भिद, शैलोद्भिद। चट्टानों पर तो अधिपादपीय तो पेड़ पर उगते हैं, लवणोद्भिद ये चट्टान पर नहीं बल्कि ये दलदल स्थानों पर मिलते हैं, मरोद्भिद यह सूखे स्थानों पर पौधे उगते हैं, और शैलोद्भिद होगा ये चट्टानों पर उगते हैं। इसका उत्तर डी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर डी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। घटपाणी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपाणी एक पौधा है और वह कीटहारी पौधा है। ये कीटों को मारकर और अपने अंदर लाकर और उसको सड़ा गला करके उसका नाइट्रोजन ग्रहण करके जीवित रहते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। लेकिन ये जो कीट फंसाते हैं किसी कीटों को, ये पौधे जो फंसाते हैं किसी कीट को अपने अंदर,
वो पत्ती द्वारा संरचना बनाते हैं तो उसमें फंसता है। तो घट पाणी घड़े जैसे, पत्ती से घड़े जैसी संरचना बनाकर फंसाने वाले होते हैं। तो स्तंभ नहीं होगा, अनुपर्ण नहीं होगा, पर्ण वृत्त नहीं होगा, उत्तर होगा इसमें बी, पत्ती से ही बनाते हैं। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, अमरबेल तना परजीवी, अमरबेल एक तना परजीवी है, सत्य है ये। अब देखिए, चंदन, चंदन एक जड़ परजीवी है, ये भी सत्य है। आर्किड औधिपादप है, एपीफाइट है, ये भी सही है। घट पाणी जलोद्भिद है, नहीं, ये यही तो गलत है। ये जलोद्भिद पौधा नहीं है, जल में नहीं रहता है। ये जो थोड़ा सा जल का थोड़ा सा जो छोटा छोटा स्तर, जलीय स्तर होता है, वो जल के ऊपरी साइड पर किसी किनारे पर, जल में नहीं, ऐसे जल के का जो किनारा होता है ऊपर, जलाशय के जहाँ जल नहीं है वहां पर ये उगता है। तो ये अधिकतर घाटियों में देखने को मिलता है। तो उत्तर होगा इसका डी। तो 41 का डी नंबर उत्तर होगा। अब देखिए, कहता है निपेंथियत खासियाना घटपर्णिद नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। ये पौधा जो है, निपेंथिस जो पौधा होता है, निपेंथिस खासियाना, ये जो है मेघालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और क्षेत्रों से तो लगभग समाप्त की ओर है। यह एक संकटग्रस्त प्लांट में आता है। इसका ये मेघालय में मिलता है इस समय। तो हिमाचल प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश की बात ही छोड़िए, ये हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, क्या मध्य हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पहले था, लेकिन अब जो पूर्वोत्तर, भारत का पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, थोड़ा बहुत उधर कुछ जगहों पर था, लेकिन इस समय सिमट गया ज़्यादा। ये मेघालय में ही प्राप्त होता है, ये निपेंथिस खासियाना। तो ये उत्तर होगा सी। 43 नंबर, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी एक पौधा होता है, उसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो सब पत्ती होता है, और उसका नीचे जो है, हल्दी का निचला भाग जो होता है उसमें तना होता है। तने में वो भोजन इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके वो हल्दी बनाता है। तो कह रहा है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो अपने तने में ये फूड का स्टोरेज करता है, तो तना भाग होगा। ये सब गलत है, जड़, फल और पुष्प गलत है। तो ये हो गया बच्चे 43 नंबर। 44 नंबर, हल्दी के पौधे का खाने लायक भाग हिस्सा कौन सा होता है? वही बात है, वो जो हल्दी का जो तना होता है, जो हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है अंदर जा करके, और हॉरिजॉन्टल वृद्धि करके और भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करता है, तो हल्दी हो जाता है, उसको होगा प्रकंद। जड़, फल, कंद नहीं, ये प्रकंद होगा, बी नंबर सही होता है। 45 नंबर है, निम्न औधोभूम उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? आलू, शकरकंद, बंडा और जमीकंद। ये जड़ कह रहा है कौन है? आलू तने में आता है, जमीकंद भी तने में आता है, और बंडा भी तने के रूप में आता है। मैंने ये अपना भोज्य पदार्थ जो इकट्ठा करते हैं खाने लायक जमीन के अंदर, आलू भी, बंडा भी और जमीकंद जो है, ये अपने तने के स्ट्रक्चर में करते हैं। ये जो करते हैं ये जड़ के स्ट्रक्चर में करते हैं। तो उत्तर होगा बी। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, ये जड़ है। शकरकंद जड़ है, बाकी ये तने हैं तीनों। इससे आगे चलते हैं। तो बच्चे ऐसा है कि इतना क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, और आगे के क्वेश्चन अभी और आगे हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको और बताऊंगा दूसरे पीरियड में। इसी के साथ जो है बच्चे अपने क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूं। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ बच्चे जय हिंद।